आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में लेकर आई हूँ लेखक अमरकांत जी का जीवन परिचय। यह अंतरा भाग 2 +2 हिंदी के गद्य खंड के दूसरे लेखक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक अमरकांत जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा में सन 1925 में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया था कि जितने भी हमारे लेखक हैं और कवि हैं वो अधिकांश वह उत्तर प्रदेश से हुए हैं। उनका जो मूल नाम था वो था श्री राम वर्मा। तो याद रखेंगे, मूल नाम इनका श्री राम वर्मा है। तो इनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। उसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की तथा साहित्य सृजन में उनकी जो रुचि थी वो बचपन से ही थी। किशोरावस्था तक आते आते एडोलसेंस पीरियड तक आते आते उन्होंने जो है कहानी लेखन भी शुरू कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, आगरा से प्रकाशित जो होने वाला पत्र था उसका नाम था सैनिक, उसके संपादकीय विभाग में कार्य करना उन्होंने शुरू किया था। यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो दैनिक अमृत पत्रिका है, दैनिक भारत जो है, इसका भी उन्होंने संपादन किया और कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जोड़े। जो कहानी पत्रिका थी उसका संपादन भी इन्होंने किया। और अमरकांत नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान देंगे कि अमरकांत जी हैं ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थता जो रियल चित्रण चित्रित किया है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता, जो मिडिल वर्ग होता है, मिडिल फैमिली होती है, तो उनकी जो वास्तविकता है और जो विसंगतियां हैं उनको व्यक्त करने वाले ये कहानीकार माने जाते हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर, ये सारी चीज़ें वर्तमान समय में ज़्यादा है। तो इन्होंने जो है अपनी कहानियों का विषय ही इनको बनाया है, अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड और आडंबर। आज की सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत जी ने यथार्थवादी रियलिस्टिक जो है ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह स्वाभाविक ही है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों में शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का भी प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि इनकी जो रचना है वो रियलिस्टिक है, यथार्थवादी है। अमरकांत की मुख्य कहानियाँ हैं जो इनकी रचना है: जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये कहानियाँ हैं। तो सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये इनके उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्होंने 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से इनको दिया गया था, जो कंबाइंड रूप से इनको दिया था 2009 में। तो अमरकांत ने बाल साहित्य जो है पुरस्कार को भी प्राप्त किया हुआ है। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है और सन 2014 में आपका देहांत हो गया था। दोपहर का भोजन जो है गरीबी से जूझ रहे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है।
और मुंशी जी के जिसमें बताया गया मुंशी जी के परिवार के बारे में, किस तरह से जो है वो संघर्ष करता है और किस तरह से जो है उम्मीदों पर टिका हुआ है। और जो सिद्धेश्वरी है मेन कैरेक्टर इसमें, तो किस तरह से गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती, मुखरता प्रकट नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। तो ये था लेखक जी का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं दोपहर का भोजन कहानी। तो ये जो दोपहर का भोजन कहानी है, इसे अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है और ये हिंदी की प्रसिद्ध कहानी लेखक अमरकांत की यह कहानी किसको दर्शाती है? निम्न वर्गीय परिवार की निर्धनता को ये दर्शाती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ये है परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी का नाम है सिद्धेश्वरी। एक कस्बे में अपने तीनों बेटों के साथ रहते हैं। ये है परिवार के जो मुखिया कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मुंशी चंद्रिका प्रसाद है और उनकी पत्नी का नाम है सिद्धेश्वरी और उनके 3 बेटे हैं। पहला है रामचंद्र बड़ा, बीचला है मोहन और लास्ट वाला है जो तीसरा बेटा है उसका नाम है प्रमोद। के साथ ये जो है गरीब परिवार एक छोटे से घर में रहता है। चंद्रिका प्रसाद जी किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, परंतु 1.5 माह पूर्व उनकी छंटनी हो चुकी है। बड़ा लड़का रामचंद्र अब वो 21 वर्ष का हो चुका है, इंटर पास है, परंतु ढंग की नौकरी न मिलने से एक अखबार में प्रूफ रीडरी का ये काम सीख रहा है। उसको कोई वेतन नहीं मिलता क्योंकि जब काम सीखते हैं तो कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है। मंझला जो बेटा है मोहन, वह प्राइवेट छात्र के रूप में मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परंतु वास्तव में वह बेकार घूम रहा है। और छोटा बेटा जो है वो 6 साल का है, जो कि बेचारा कुपोषण का शिकार हो चुका है और जिससे वो जो है जिद्दी हो गया है। जो कहानी की शुरुआत है वो जो है गर्मी के दिनों से शुरू होती है और दोपहर का जो है टाइम होता है। सिद्धेश्वरी दोपहर का खाना बनाकर चूल्हे की आग बुझा देती है और खाना खाने के लिए आने वाले अपने परिवार के सदस्यों की जो है वेट करने लगती है। तेज धूप में सड़क पर चलने वाले लोग भी सिर पर गमछा रखे या छाता ताने हुए भागे चले जा रहे हैं और दलान में अध टूटे खटोले पर लेटा जो 6 साल का बेटा है वो मक्खियों से परेशान है। माँ उसका मुंह अपने जंपर से ढक देती है और मुरझाए हुए चेहरे, ककड़ी सी सूखी बाहों और जो सिद्धेश्वरी बताती है कि किस तरह से जो है उसका बेटा बहुत ही जो है कमज़ोर हो गया है। लेखक जो है सिद्धेश्वरी के बेटे के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि उसका चेहरा मुरझा गया है, ककड़ी सी जो है उसकी बाहें हैं और मटकी से फूले कुपोषण का शिकार है, तो उसका जो पेट है वो फूल चुका है। प्रमोद कुपोषण का नमूना दिखता है। इतने में क्या होता है कि जो सिद्धेश्वरी है उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आता हुआ दिखाई देता है उसे घर, और जो धीरे धीरे आ रहा है। कहने का भाव है कि उसकी चाल से ही निराशा और हताशा साफ झलकती है। सिद्धेश्वरी उसके आने से पूर्व लोटा भरकर जो पानी पीकर अपनी भूख और प्यास मिटा चुकी होती है, क्योंकि उनके पास ये गरीब परिवार है, इनके पास जो पर्याप्त अन्न भी नहीं होता है खाने के लिए। तो वह रामचंद्र के लिए एक लोटा पानी चौकी के पास रख देती है। रामचंद्र चौकी के पास आकर बैठ जाता है और फिर वहीं लेट जाता है। कुछ समय तक वह अब नहीं उठता तो माँ उसका माथा सहलाकर हाथ पकड़कर उसका हाल जानने की कोशिश करती है, परंतु वह घबराई हुई भी है, कहीं बेटा बुरा ना मान जाए। रामचंद्र उठ बैठता है और लोटे के पानी से हाथ धोकर खाना खाने लगता है। 2 चपातियाँ, थोड़ी सी दाल और चने की तरी वह भोजन में परोसती है। रामचंद्र क्या करता है, फिर अपने छोटे भाई मोहन के विषय में पूछता है, तो माँ
बेटे को खुश करने के लिए झूठ कह देती है कि मोहन किसी अपने मित्र के पास पढ़ने के लिए गया है। और सिद्धेश्वरी बताती है कि अब तो उसका जो मन है ना वो पढ़ने में बहुत लगता है। छोटे बेटे जो है प्रमोद के विषय में जब उसका बड़ा बेटा पूछता है तो वो कहती है कि अब वो जिद नहीं करता है और रोता भी नहीं है। तो इस तरह से जो है वो झूठ कहती है और आगे अब तो जो है प्रमोद बहुत शांत और आज्ञाकारी हो गया है। तो कहने का भाव यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे रामचंद्र को दुख पहुंच सकता हो वह जो है टाल मटोल कर देती है। और फिर जो है प्रमोद रेवड़ी की जिद करते हुए काफ़ी देर रोकर सोया है। रामचंद्र जब 2 रोटियां खा चुका होता है तो सिद्धेश्वरी उसे आधी रोटी खाने का और आग्रह करने लगती है, पर रामचंद्र जो है उखड़ गया। उसे गुस्सा जाता है कि माँ से कठोरता से पेश आया। भोली भाली माँ भयभीत हो गई और रामचंद्र भोजन करके चला गया। अब देखिए किस तरह से जो इस परिवार के पास जीवन यापन करने के लिए भी जो पर्याप्त अन्न नहीं है। तो 2 रोटियां खाकर जो है उसने गुजारा किया। और जो प्रमोद था वो रेवड़ी की जिद कर रहा था और रो रो के वो बेचारा सो गया था, परंतु रेवड़ी खरीदने के पास भी इन लोगों के पास पैसे नहीं थे। और अब बारी आती है मंझला बेटा। तो मंझला बेटा मोहन अब घर आता है तो सिद्धेश्वरी ने यह पूछने पर कि वो कहाँ गया था वह इसका उत्तर न देकर ये कहता है कि यहीं था। उसे खुश करने के लिए सिद्धेश्वरी बेचारी कहती है कि बड़का तेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था और वो कहता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो है सिद्धेश्वरी अपने दोनों लड़कों से बहुत प्यार करती है परंतु इनकी चुप्पी से भी घबराती है। माँ ने मोहन से भी आधी चपाती और अधिक लेने का आग्रह किया। वह अपने हिस्से की 2 रोटियां और पनीली तरकारी और दाल खा चुका था। माँ के कहने पर थोड़ी सी दाल ले लेता है और कहता है कि अच्छा जिद्दी करे तो रोटी तो नहीं लूँगा, मेरा पेट भर गया है, चल माँ तो थोड़ी सी दाल ही दे दे। ये खाकर वो भी चला जाता है। इतने में जो है सिद्धेश्वरी के पति जो उनका नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद वो आ जाते हैं। मुंशी जी पीढ़े पर जो है पलथी मारकर बैठ गए। 45 वर्षीय मुंशी जी गरीबी और बेकारी से इस अवस्था में ही बूढ़े हो गए, क्योंकि 45 साल का जो है मनुष्य होता है वो इतना बूढ़ा भी नहीं होता है, लेकिन वो जो है 50-55 के लगने लगते हैं। इनके शरीर का चमड़ा झूलने लगा है क्योंकि खाना नहीं मिलता ना प्रॉपर, तो शरीर की चमड़ी झूलने लगी है और सिर से जो बाल है वो भी उड़ गए हैं। मैली सी धोती बेचारे ने पहनी है और फटी सी बनियान पहनी हुई है और किसी छुटपुट नौकरी के लिए भटकते फिरते हैं। और सिद्धेश्वरी उसके सामने भी 2 रोटियां और तरकारी तथा चने रखती है। वह उसे खुश करने के लिए कहती है कि बड़ा लड़का तो उन्हें देवता कहता है। मुंशी जी इस प्रशंसा में अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उनका चेहरा चमक से उठता है। वे रामचंद्र को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि बेटा उन्हें देवता मानता है। वे उसके बचपन से ही नटखटपन और जो उसका वो खेलकूद होता है, अब जो है बाप अपने बेटे की उन हरकतों को याद कर रहा होता है और उसे याद आता है कि वह अपना पाठ कभी नहीं भूलता था। मुंशी जी सिद्धेश्वरी के द्वारा अम्बड़के की बात सुनकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह अपने तीनों लड़कों की प्रशंसा करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्त्री के व्यवहार के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है औरत होती है वह अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहती है, चाहे वो जो है इसके लिए झूठ का ही सहारा क्यों न ले। दोपहर के सन्नाटे में दूर कहीं चक्की के इंजन की फुक फुक आवाज़ आती रहती है और मुंशी जी चुपचाप भोजन करने लगते हैं। सिद्धेश्वरी उन्हीं चिंताओं से बाहर निकलने के लिए कभी बारिश पर बात करने लगती है तो कभी फूफा जी की बीमारी का जिक्र छेड़ती है। मुंशी जी उसकी बातों को अनसुना कर चुपचाप थाली में पड़े चनों को खाते रहते हैं और गंगाशरण की लड़की की MA पास लड़के से शादी का उल्लेख करते हैं
तो सिद्धेश्वरी पति को आग्रहपूर्वक कहती है कि वे एक रोटी और ले लें। सिद्धेश्वरी कहती है कि अच्छा एक रोटी तो और ले लो, परंतु मुंशी जी मना करते हैं और कहते हैं नमकीन से भर गया है, यदि जो घर में गुड़ पड़ा है तो उसका शरबत बना दें। गुड़ का शरबत अच्छा होता है और उससे हाजमा भी ठीक होता है, मुंह का जायका भी बदल जाएगा। मुंशी जी दोपहर भोजन करके सो जाते हैं और सुनसान दोपहरी में अकेली सिद्धेश्वरी पति की जुट्ठी थाली में खाना खाने के लिए बैठती है। कुल अब देखो सिद्धेश्वरी है और उसका बेटा प्रमोद है और 2 सदस्य हैं, उनके लिए मात्र एक रोटी बची है, जिसमें से वह आधी प्रमोद के लिए रख देती है और जरा सी दाल और चने के रस के साथ आधी रोटी खाने बैठती है। तो संयम जवाब दे देता है और उसकी आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। अब देखो बेचारी किस तरह से जो है बेबस है, लाचार है और अब वह दुख की मारी आंसुओं को बहाने लगती है। सिद्धेश्वरी के आंसू अपने लिए नहीं बल्कि परिवार की विवशता के लिए है। कितनी मजबूर है और कि पति और बच्चों का को पति और जो बच्चे हैं उसके उनको भी वह भरपेट भोजन नहीं करवा सकती है। परिवार की गरीबी, घर में भिनकती मक्खियों और पैबंद पर लगी साड़ी, टूटे खटोले, कुपोषित बच्चे से साफ झलकती है और सिद्धेश्वरी परिवार के सदस्यों को धीरज बंधाती है और भविष्य में विश्वास करना सिखाती है, परंतु कहीं न कहीं भीतर से खोखली हो गई है वो बेचारी और कमज़ोर हो गई है। जब वो जो है अंत में रोती है तो उसका रुदन जो है इसी बात को दर्शाता है। तो ये थी कहानी दोपहर का भोजन। आई होप कि आपको कहानी ज़रूर समझ आ गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।